तभी उसके कानों में चूड़ियों की मधुर आवाज पड़ी, जिसे सुनकर उसकी आंखें बंद हो गई, उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसे एक अलग ही एहसास हो रहा था, पर वो बिना किसी भाव के वैसे ही बैठा रहा। तभी सुनीता जी के साथ गौरी नीचे आई। उसने प्रदीप जी और अंजना जी और शिवांश की दादी के पांव छुए। तीनों ने उसे आशीर्वाद दिया। दादी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और उसके प्यारे से चेहरे को देखते हुए उसके सिर पर हाथ फेरकर सुनीता जी की तरफ देखकर बोली, बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। हम तो चाहते हैं कि यह बस जल्दी से हमारे शिवांश से शादी कर हमारे घर आ जाए और उस घर को खुशियों से भर दे। उनकी बात सुनकर सुनीता जी मुस्कुराकर अपनी बेटी को देखने लगी, जो चुपचाप अपनी दादी सास के पास बैठी हुई थी। वहीं दादी की बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर एक छोटी मगर आकर्षक मुस्कान आ गई, जिसे उसने जल्दी छुपा लिया। उसने नजरें उठाकर गौरी की तरफ देखा तो उसका दिल धक धक करने लगा, मन अलग ही एहसास पैदा होने लगे। हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में वो आज एक खिला हुआ गुलाब लग रही थी। बालों को खुला छोड़ा हुआ था, मेकअप के नाम पर बस आंखों में काजल, होठों पर लिप बाम, फिर भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। शिवांश तो बस एकटक शिद्दत और जुनून से उसे देख रहा था। सुनीता जी की आवाज सुनकर वो होश में आया, जो दरवाजे की तरफ देखकर बोल रही थी, सुनीता जी, लीजिए पंडित जी भी आ गए। उन्होंने पंडित जी का स्वागत किया और उन्हें हॉल में सबके पंख ले गए। सबने पंडित जी को नमस्कार किया। उसके बाद पंडित जी के कहने पर उन्होंने गौरी और शिवांश की कुंडली उन्हें दी। पंडित जी कुछ पल उन कुंडलियों को उलट पुलट कर देखते रहे। सबका ध्यान उन पर ही था। सब उनके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को देख रहे थे, जिससे सबको टेंशन भी हो रही थी। कुछ देर बाद पंडित जी ने प्रदीप जी की तरफ देखा और बोले, इन दोनों की कुंडलियां देख ऐसा लगा है जैसे भगवान ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। एक आग है तो दूसरा पानी, और आग को शांत करने का काम पानी ही करता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पर अनुभव जी बोले, पर क्या पंडित जी? उनके ऐसे बात बीच में छोड़ने से सब परेशान हो गए, इसलिए अनुभव जी पंडित जी को देखते हुए परेशानी से बोले। पंडित जी ने गौरी की तरफ देखा और बोले, इस शादी के बाद गौरी बिटिया पर कुछ मुसीबतें आएंगी, हाँ, पर इनका जीवन साथी इन्हें उस हर मुश्किल से बचा लेगा। अगर यह दोनों एक दूसरे पर विश्वास कर आगे बढ़ेंगे तो हर मुश्किल का सामना कर जाएंगे। उनकी बात सुनकर सब थोड़े परेशान भी हुए, पर फिर पंडित जी की पूरी बात सुनकर सब खुश भी हो गए। तभी अंजना जी ने पंडित जी की तरफ देखा और बोली, तो पंडित जी एक अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए अब, ताकि हम जल्द से जल्द दोनों बच्चों की सगाई और शादी करवा दें। उनकी बात सुनकर पंडित जी बोले, सगाई के लिए कल का और शादी के लिए आज से 4 दिन का मुहूर्त सबसे शुभ है। उसके बाद अगले 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। उनकी बात सुनकर सब लोग एक बार परेशान हो गए। सुनीता जी चिंता करते हुए बोली, पर इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होगी, कितना कुछ करना है। अनुभव जी भी उनकी बात सुनकर परेशान हो गए, क्योंकि घर की पहली शादी थी और गौरी उनकी लाडली बेटी थी। इतनी जल्दी वो उसकी शादी की तैयारियां कैसे करेंगे। तभी प्रदीप जी ने अनुभव जी के हाथ पर हाथ रखा और बोले, फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। हम आज ही अपना होटल हमारे दोनों बच्चों की शादी के लिए बुक कर देते हैं। और वैसे भी शिवांश चाहते हैं यह शादी सिंपल तरीके से हो और अभी इस शादी के बारे में किसी को पता न चले। उनकी बात सुनकर सुनीता जी और अनुभव जी हैरान होकर उन्हें देखने लगे। तभी प्रदीप जी ने उन्हें सारी बातें बताई जो शिवांश ने उन्हें कही थी। अनुभव जी और सुनीता जी भी उनकी परेशानी समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने भी उनकी बात से सहमति जताई। वहीं शिवांश का पूरा ध्यान गौरी पर था, जो तब से सिर झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी। वो उसकी आवाज सुनना चाहता था, उसके मन की बात जानना चाहता था कि क्या वो चाहती है। क्या उसे ऐसे सिंपल शादी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पर सबके सामने कैसे पूछे, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत बेचैन और बेसब्र हो रहा था। वो अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसके ऐसे खड़े होने से सब लोग उसकी तरफ देखने लगे, पर उसका ध्यान गौरी पर ही था। वहीं उसे ऐसे देख अनुभव जी बोले,
क्या आपको कुछ चाहिए दामाद जी? उनकी बात सुनकर शिवांश ने उनकी तरफ देखा और धीरे से उन्हें वॉशरूम के बारे में पूछा। वहीं प्रदीप जी उसके चेहरे को ही देख रहे थे, पर उसे ऐसे गौरी की तरफ देखता पाकर उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वहीं शिवांश की बात सुनकर अनुभव जी ने गौरी की तरफ देखा और बोले, गौरी बेटा, आप शिवांश को ऊपर ले जाइए अपने रूम में, वो वहाँ बाथरूम यूज कर लेंगे। शिवांश तो उनकी बात सुनकर खुश हो गया, क्योंकि वो तो यही चाहता था। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। शिवांश भी जुनूनी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा। सब लोग बैठे आपस में बातें कर रहे थे। वहीं गौरी शिवांश को लेकर ऊपर अपने कमरे में पहुंची। उसने गर्दन झुकाए हुए ही बाथरूम की तरफ इशारा किया। वहीं शिवांश तो बस उसे एकटक अपनी शिद्दत और जुनून से भरी नजरों से देख रहा था। गौरी को उनकी जुनूनी नजरें खुद पर महसूस हो रही थी, पर वो वैसे ही सिर झुकाए खड़ी रही। शिवांश उसे अपनी जुनूनी नजरों से देखते हुए बाथरूम में चला गया। गौरी वहीं खड़ी उसका इंतजार करने लगी। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद शिवांश बाथरूम से बाहर आया और रूम को देखने लगा। गौरी का रूम ज्यादा बड़ा नहीं था, पर बहुत ही खूबसूरत से सजाया हुआ था। एक तरफ बेड लगा हुआ था और अलमारी रखी हुई थी। खिड़की के पास स्टडी टेबल था, जिस पर बहुत सारी किताबें पड़ी थी। दीवारों पर गौरी की ढेर सारी फोटोज थी, जिनमें कुछ उसकी बचपन की फोटोज थी तो कुछ स्कूल और कॉलेज की थी और कुछ उनके पेरेंट्स के साथ थी। शिवांश एकटक उन फोटो को अपनी जुनूनी नजरों से देख रहा था। तभी एक फोटो पर उसकी नजरें जाकर अटक गई, जिसमें गौरी किसी लड़के के साथ थी। उस फोटो में वो उसकी पीठ पर चढ़ी हुई थी और दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। गौरी को किसी और के साथ देखकर शिवांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी हाथों की मुट्ठियां भींच गई, पर फिर उसने गौरी किया कि वो लड़का उसके माँ बाप के साथ भी एक फोटो में है। तभी उसे याद आया कि गौरी का भाई भी है, जिसके बारे में उसने सुना है पर कभी देखा नहीं। यही सोच कि वो लड़का गौरी का भाई साकेत है, शिवांश थोड़ा सा शांत हुआ। वहीं गौरी अभी भी चुपचाप खड़ी थी। शिवांश ने उसकी तरफ देखा और अपनी दमदार आवाज में बोला, क्या 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? उनकी आवाज सुनकर गौरी ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था। गौरी ने फिर से अपनी नजरें झुका ली और धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। शिवांश जाकर बिस्तर पर बैठ गया और उसे देख बोला, यहाँ आइए, बैठकर बातें करते हैं। उनकी बात सुनकर गौरी उसकी तरफ बढ़ गई और उससे कुछ दूरी बनाकर वो भी बेड पर बैठ गई। शिवांश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर खुद की आवाज को नरम करते हुए बोला, जैसा कि आप जानती हैं, अब हमारी शादी होने वाली है और हम दोनों को अब पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है, तो उसके लिए हमें एक दूसरे को जानने की, समझने की कोशिश करनी होगी। अब आप मेरी पत्नी बनने वाली हैं, तो आपके मन में जो भी हो आप मुझे खुलकर पूछ सकती हैं। यह बोल वो एकटक गौरी को देखने लगा, जो अब भी नजरें झुकाए चुपचाप बैठी थी। शिवांश ने उसे चुप देखा तो बोला, आपको हमसे कुछ नहीं पूछना? गौरी ने ना में गर्दन हिलाई तो वो फिर बोला, क्या आप नहीं जानना चाहते कि हम क्यों इस शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं? उसकी यह बात सुनकर गौरी ने अब नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, इस शादी को सीक्रेट रखने वाली बात अगर आपने बोली है तो कुछ सोचकर ही बोली होगी। वैसे भी माँ कहती है कि कोई भी रिश्ता हो भरोसे पर चलता है। हमारा भी आपके साथ रिश्ता जुड़ रहा है और पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है, इसलिए हमें भी इस रिश्ते पर और आप पर भरोसा है कि आपने जरूर कुछ सोचकर ही यह बात बोली है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। यह बोल उसने फिर अपनी नजरें झुका ली। वहीं उसकी मीठी सी आवाज सुनकर और उसकी बातें सुनकर शिवांश को बहुत अच्छा लगा। उसके दिल को एक सुकून सा मिला। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई जो बहुत दिलकश थी। वो एकटक शिद्दत से अपने सामने बैठी लड़की को देखने लगा, जो पहली नजर में ही उसके दिल और दिमाग में बस गई थी और अब उसकी पत्नी बनने वाली थी।
कुछ देर बाद दोनों नीचे आ गए। डिनर कर सूर्यवंशी परिवार वहां से चला गया। अगले दिन सगाई थी तो बहुत सी तैयारियां करनी थी, इसलिए सुनीता जी और अनुभव जी भी रेस्ट करने चले गए और गौरी भी अपने रूम में चली गई। अगला दिन ठाकुर हाउस में सुनीता जी इधर उधर भागकर सब सामान देख रही थी, क्योंकि थोड़ी देर में उन्हें होटल के लिए निकलना था। सगाई वही होनी थी। अनुभव जी ने उन्हें इधर उधर भागते देखा तो उन्हें पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए बोले। उनकी बात सुनकर सुनीता जी बोली, धर्मपत्नी जी शांत हो जाइए, इतना क्यों टेंशन ले रही हैं? सुनीता जी, शांत कैसे हो जाए, इतना कुछ पड़ा है करने का। सामान गाड़ी में रखना है, अंजना जी के परिवार को देने वाले तोहफे एक बार चेक कर गाड़ी में रखवाने हैं। गौरी को देखना है वो तैयार हुई या नहीं। आप छोड़िए, हमें हमें बहुत काम है अभी। यह बोल वो उठने लगी तो अनुभव जी ने उन्हें फिर से बिठा दिया और बोले, अनुभव जी आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हो चुका है, सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है, तोहफे भी चेक कर गाड़ी में रखवा दिए हैं। और रही बात हमारी लाडो की तो साकेत ने कहा है कि वो वहीं जाकर तैयार होगी। उनकी बात सुनकर सुनीता जी कुछ शांत हुई। कुछ देर बाद वो लोग वहां से होटल के लिए निकल गए। वहीं सूर्यवंशी परिवार भी होटल पहुंच चुका था और अपनी होने वाली बहू और उसके माँ बाप का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद अनुभव जी की गाड़ी वहां पहुंची तो प्रदीप जी और अंजना जी ने उनका अच्छे से स्वागत किया। गौरी ने दोनों के पांव छुए तो दोनों ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद सब अंदर चले गए। होटल बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। परिवार वालों को छोड़कर बाकी किसी को भी बुलाया नहीं गया था। प्रदीप जी ने एक सर्वेंट को बोलकर अनुभव जी और सुनीता जी को रूम में लेकर जाने के लिए कहा, क्योंकि सगाई में अभी टाइम था, तब तक वो लोग रेस्ट कर लेते, फिर गौरी को भी अभी रेडी होना था, तो इसलिए उन्होंने उन्हें रूम में भेज दिया। सर्वेंट उन्हें लेकर एक रूम की तरफ बढ़ गया। वो लोग कॉरिडोर से जा रहे थे, तभी उनकी नज़र सामने से आती शिवांश पर पड़ी, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। वहीं शिवांश ने भी उन्हें देख लिया था। उसने बाद में बात करने को बोल फोन रखा और अनुभव जी और सुनीता जी को देख वो उनकी तरफ बढ़ गया। उसके पास जाकर उसने उन दोनों के पाँव छुए तो दोनों ने ही मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। गौरी अपने माँ पापा के पीछे ही सिर झुकाकर खड़ी थी। शिवांश ने एक नज़र उसे देखा और फिर अनुभव जी और सुनीता जी से उनकी तबीयत का पूछने लगा, पर उनकी धड़कनें गौरी को देखकर बढ़ चुकी थी। यह लड़की हमेशा उसकी धड़कनों को बढ़ा देती है। उसे देखते ही शिवांश को अपने दिल में अलग ही एहसास पैदा होते महसूस होते हैं। शिवांश ने बात कर अनुभव जी और सुनीता जी रूम में आ गए और गौरी को एक अलग रूम दिया था जो शिवांश के रूम के पास था। यहाँ पार्लर वाली उसे तैयार करने वाली थी। शिवांश भी उसे जाते देख अपने रूम में चला गया, क्योंकि कुछ देर बाद सगाई का मुहूर्त था। किसी को भी इसकी खबर नहीं थी कि आज दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन और राजस्थान के होने वाले हुकुम शाह की सगाई है। उन दोनों परिवारों और वहाँ काम करने वालों को छोड़कर उस पूरे होटल में और कोई नहीं था। पूरे होटल में टाइम सिक्योरिटी थी, ताकि कोई भी बाहर का इंसान या कोई और उस होटल में ना आ सके। शाम 6:30 बजे गरिमा जी, प्रदीप जी और अंजना जी के साथ अनुभव जी और सुनीता जी इस वक्त होटल के हॉल में मौजूद थे, जो बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। सामने की तरफ एक स्टेज बना हुआ था, जिस पर एक बहुत खूबसूरत सा सोफा रखा था, जिस पर हमारे हीरो हीरोइन बैठने वाले थे। पंडित जी भी वहीं मौजूद थे। तभी उन्होंने प्रदीप जी की तरफ देखा और शिवांश और गौरी को बुलाने के लिए प्रदीप जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और रूम की तरफ बढ़ गए। यहाँ शिवांश था, वहीं सुनीता जी भी गौरी के रूम में चली गई उसे लाने। प्रदीप जी शिवांश के रूम में गए तो वो और मयंक सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे, या यह कहें कि मयंक उसे छेड़ रहा था और शिवांश उसे घूर रहा था। प्रदीप जी को देख वो दोनों अपनी सीट से खड़े हो गए। प्रदीप जी ने जैसे ही
शिवांश को देखा तो उसे देख खुश हो गए। शिवांश ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी, साथ में राजस्थानी जूती, बालों को जेल से अच्छे से सेट किया था। एक हाथ में महंगी घड़ी और एक हाथ में कड़ा था जो हमेशा होता है। प्रदीप जी उसके पास आए तो शिवांश ने उनके पाँव छू लिए। प्रदीप जी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। आज कई सालों बाद उन्होंने शिवांश को अपने सीने से लगाया था। जब से शिवांश ने राजनीति ज्वाइन ना करने अपना बिजनेस शुरू किया था, तब से दोनों बाप बेटे ने कभी एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं की थी। या यह कहें कि प्रदीप जी शिवांश से नाराज थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह राजनीति में आए, पर शिवांश ने मना कर दिया था और अपना बिजनेस शुरू किया था। आज इतने सालों बाद अपने पिता के सीने से लग शिवांश को बहुत अच्छा लग रहा था। वो भावुक हो गया, पर उसने अपने जज्बातों को बाहर नहीं आने दिया। वहीं प्रदीप जी भी बहुत खुश थे और उनकी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। प्रदीप जी ने शिवांश को खुद से अलग किया और उसे देखते हुए बोले, आज हम बहुत खुश हैं। हम हमेशा से आपके लिए ऐसी जीवन साथी चाहते थे जो घर परिवार के साथ साथ आपको भी संभाल सके, और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि गौरी वही लड़की है। आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि उन्हें हमेशा खुश रखना और अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करना, क्योंकि अब आपके साथ आपकी ज़िंदगी में कोई और भी होगा जिनके लिए आप उनकी पूरी दुनिया होंगे। हमें उम्मीद है आप हमेशा खुश रखेंगे। उनकी बात सुनकर शिवांश की आंखों के सामने गौरी का मासूम चेहरा आ गया। शिवांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उनकी आंखों में एक जुनून, एक दीवानापन था जो यकीनन गौरी के लिए था। उसने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर तीनों वहां से हॉल की तरफ बढ़ गए। यहाँ सगाई होने वाली थी। अंजना जी ने जैसे ही शिवांश को देखा, उनकी आंखें नम हो गई। शिवांश उसके पास आया और उनके पाँव छू लिए। अंजना जी ने उसे आशीर्वाद दिया और प्यार से उसका माथा चूम लिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर अपनी माँ की आंखों में आंसू देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। भले ही यह आंसू खुशी के थे, पर वो फिर भी अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उसने धीरे से हाथ बढ़ा, अपनी माँ के आंसुओं को साफ किया और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। शिवांश जाकर स्टेज पर रखे सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर आंखें बेसब्री से किसी का इंतजार कर रही थी। तभी उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे वही खूबसूरत एहसास होने लगा जो गौरी के पास होते हुए होते हैं। उसके कानों में पायल की मधुर आवाज़ गूंजने लगी, जिसे सुनकर उसके दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथों की मुट्ठी सुनीता जी गौरी को लेकर स्टेज पर आई और धीरे से उसे शिवांश के बगल में बिठा दिया। शिवांश ने अभी तक उसे देखा नहीं था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने देखने लगा, पर बिना किसी भाव के सामने देखता रहा। तभी एक सर्वेंट गुलाब की पंखुड़ियों से सजी एक थाली में रिंग लेकर उसके पास आया। पंडित जी के कहने पर शिवांश ने रिंग उठाई और गौरी की तरफ घुमा। उसने गौरी की तरफ देखा तो वो जम सा गया। अपनी जगह पर नजरें एक टक गौरी को देखने लगी, जो गोल्डन कलर का लहंगा पहने नजर झुकाए उसके पास बैठी थी। कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में उससे मैचिंग हार, हाथों में भरी हुई चूड़ियां, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, और आज थोड़ा मेकअप किया था उसने। शिवांश एकटक उसे देख रहा था और यही सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। धीरे धीरे उसकी आंखों में जुनून और दीवानगी छाने लगती है। वो किसी दीवाने की तरह शिद्दत से गौरी को देखे जा रहा था और यही सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। धीरे धीरे उसकी आंखों में जुनून और दीवानगी छाने लगी थी। वो किसी दीवाने की तरह शिद्दत से गौरी को देखे जा रहा था। तभी पंडित जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, जो उसे रिंग पहनाने के लिए बोल रहे थे, जिससे वो होश में आता है और गौरी को रिंग पहना देता है। तभी पंडित जी गौरी को भी रिंग पहनाने के लिए बोलते हैं। गौरी हाथों में रिंग लेकर एक नज़र दरवाजे की तरफ देखती है, पर उसकी उसे तलाश थी। उसे ना देख उसकी आंखें नम हो जाती है। शिवांश का ध्यान गौरी पर ही था। उसकी नम आंखें देख वो बेचैन हो जाता है और वो भी उसकी नज़रों को पीछा करता है।
उसे नहीं पता था कि गौरी दरवाजे की तरफ क्यों देख रही है। तभी दरवाजे से एक लड़का भागते हुए अंदर आया, जिसे देख गौरी नम आंखों से मुस्कुरा देती है। शिवांश भी उस लड़के को देखता है। उम्र 26-27 साल, 6 फुट हाइट, गोरा रंग, काली आंखें, वेल मेंटेन बॉडी, ब्लैक फॉर्मल सूट में वो लड़का बहुत ही दिलकश लग रहा था। वो लड़का जल्दी से गौरी के पास आता है और अपने कान पकड़ माफी मांगते हुए बोलता है, सॉरी सॉरी मेरी जान, लेट हो गया। उस लड़के को देख और उसकी बात सुनकर गौरी की आंखों से आंसू गाल पर आ जाते हैं। वही उसके मुंह से गौरी के लिए जान सुनकर शिवांश की आंखें गहरी हो जाती है और हाथ की मुठ्ठियां भींच जाती है। वहीं अनुभव जी और सुनीता जी यहाँ उस लड़के को देख खुश हो रहे थे। वहीं प्रदीप जी और अंजना जी उसे कन्फ्यूजन से देख रही थी। वहीं मयंक का पूरा ध्यान शिवांश पर था। वो उसके गुस्से से लाल हुए चेहरे को देख रहा था और उसे डर भी लग रहा था कि शिवांश गुस्से में कुछ कर ना दे। तभी वो लड़का गौरी के आंसू पोंछते हुए बोला, क्या हुआ मेरी लाडो को, रो क्यों रही है? अपने भाई को माफ कर दे। मुझे पता है आज मेरी लाडो की जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट दिन है और मुझे उसके पास होना चाहिए था, पर मैं लेट आया। पर क्या करूं बच्चे, लास्ट मोमेंट पर एक केस आ गया था, इसलिए लेट हो गया। गौरी कुछ नहीं कहती। तभी पंडित जी फिर से गौरी को शिवांश को रिंग पहनाने के लिए बोलते हैं। वहीं शिवांश जो गुस्से और जलन से धधक रहा था, वो उस लड़के के मुंह से भाई शब्द सुनकर शांत हो जाता है। उसे समझ आ गया था कि वो लड़का गौरी का बड़ा भाई साकेत है। वहीं अंजना जी और प्रदीप जी भी अब शांति से उन्हें देख रहे थे। तभी साकेत गौरी को शिवांश को रिंग पहनाने का इशारा करता है, तो गौरी हाँ में गर्दन हिलाकर धीरे से शिवांश को रिंग पहना देती है। सब लोग तालियां बजाते हैं। तभी साकेत शिवांश को देखकर बोलता है, बहुत सुना है आपके बारे में और जितना सुना है सब अच्छा ही सुना है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना कहूँगा कि मेरी लाडो का ध्यान रखना, कभी उसकी आंखों में आंसू ना आए। मैंने और बाबा ने बहुत नाजों से पाला है इसे। मेरे लिए यह मेरी बहन नहीं, मेरी बेटी जैसी है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमेशा इसका ध्यान रखना। शिवांश जल्दी से साकेत के हाथ पकड़ नीचे करता है और एक नज़र गौरी को देखकर बोलता है, अब यह मेरी पत्नी है, मेरी जिंदगी का हिस्सा, इसलिए इनको खुश रखना मेरी जिम्मेदारी। वादा तो नहीं करता, पर इतना जरूर कहूँगा कि मेरी वजह से इनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। यह बोल वो गौरी को देखने लगता है, जो नजरें नीचे किए चुपचाप बैठी हुई थी। पर शिवांश की बात सुनकर उसका दिल धक धक कर रहा था, जिसे वो शांत करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले 4 दिन बाद शादी तक वो लोग यहीं रहने वाले थे। रात का समय सब लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में सो रहे थे। वहीं शिवांश को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार अपने हाथ में पहनी अंगूठी को देख रहा था, जो उसे गौरी ने पहनाई थी। उसका दिल गौरी को देखने को कर रहा था, पर इतनी रात को वो उसे कैसे देख, यही सोच सोच कर उसका दिल बेचैन हो रहा था। वो बेड पर लेटा बार बार करवट ले रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी वो उठा और बेड पर बैठ गया और खुद ही बोला, शिवांश, यह हमें क्या हो रहा है? हम इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? नहीं, हमें खुद को शांत करना होगा। मानते हैं गौरी हमारी मोहब्बत है, पर हम ऐसे बेसब्र नहीं हो सकते। सब कुछ दिन, फिर तो वो हमेशा हमारे पास ही रहेगी। यह बोल वो मुस्कुरा देता है। फिर कुछ सोचते हुए वो उठकर बालकोनी की तरफ चला जाता है। वो वहां खड़ा होकर ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। तभी उसकी नज़र नीचे की तरफ जाती है। वो वहीं पर जम जाती है, क्योंकि जिसे देखने के लिए उसका दिल बेचैन हो रहा था, वो वहां थी, स्विमिंग पूल के पास। शिवांश एकटक गौरी को देख रहा था, जिसने सिंपल सफ़ेद पटियाला सूट पहना था और गले में लाल रंग का दुपट्टा पहना हुआ था। बाल खुले थे, जो हवा के कारण बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे,
जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी, पर वो जिद्दी बाल फिर उसके चेहरे पर आ जाते। यह देख शिवांश का मन हुआ कि वो जाकर उन बालों को उसके चेहरे से दूर कर दे जो उसकी गौरी को परेशान कर रहे थे। वो एकटक शिद्दत से गौरी को देखने लगा जो वहां रखे बेंच पर बैठी आसमान को देख रही थी, तो कभी अपने हाथ में पहनी अंगूठी को जो उसे शिवांश ने पहनाई थी। तभी गौरी को अपने ऊपर किसी की जुनूनी नजरें महसूस हुई। उसने इधर उधर देखा तो उसकी नजरें ऊपर बालकोनी में खड़े शिवांश से जा मिली, जो पॉकेट में हाथ डाले खड़ा एकटक गौरी को देख रहा था। उसे देख गौरी खड़ी हुई और उसने अपनी नजरें झुका ली। शिवांश की आंखों की तपिश खुद पर महसूस कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था और दिल में अलग से एहसास पैदा हो रहे थे जिन्हें वो समझ नहीं पा रही थी। वो जल्दी से वहां से होटल के अंदर आ गई और सीधे अपने रूम में चली गई। वही उसे ऐसे जाते देख शिवांश मुस्कुरा दिया। उसने बहुत ही आकर्षक तरीके से अपनी दाढ़ी को मसला और रूम में आकर बेड पर लेट गया। गौरी के बारे में सोचते हुए उसे नींद आ गई। अगले दिन गौरी को छोड़ सब लोग नाश्ता कर वहीं हॉल में बैठे थे। तभी अंजना जी शिवांश को देख जो मयंक से कुछ बातें कर रहा था उसे अपने पास बुलाती है। शिवांश उनके पास आता है और बिना किसी भाव के बोलता है, जी माँ, आपने बुलाया? हाँ बेटा, हम चाहते हैं आप गौरी को लेकर मॉल जाइए। हमने शादी के लिए कुछ ड्रेस सेलेक्ट की है। उनके लिए हम चाहते हैं कि वो उसमें से जो उन्हें पसंद है वो चूज कर ले, और फिर हमने कुछ गहने भी उनके लिए बनवाने के लिए बोला था, तो आप आते आते वो भी लेते आना। उनकी बात सुनकर शिवांश कुछ कहने ही वाला होता है कि अंजना जी उसे आंखें दिखा देती है। दरअसल वो चाहती थी कि शिवांश और गौरी दोनों अकेले में कुछ बातें करें, क्योंकि उनकी शादी इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी कि दोनों को एक दूसरे से ज़्यादा बातें करने का समय ही नहीं मिला। और फिर वो अपने बेटे को भी जानती थी जो अपनी बातें अपने दिल में रखता है, किसी को बताता नहीं। इसलिए वो चाहती थी कि दोनों कुछ समय अकेले साथ में बिताए, वरना जो भी सामान था वो तो उनके एक बार कहने पर उनके सामने हाजिर हो जाता। शिवांश हाँ में गर्दन हिला देता है। गौरी के साथ समय तो वो भी बिताना चाहता था, पर वो अपने जज्बातों को किसी के भी सामने कभी भी बयान नहीं करता था और ना ही अपने चेहरे पर आने देता था। पर एक माँ तो अपने बच्चे के दिल की बात बिना कहे भी जान लेती है। अंजना जी ने पहले ही सुनीता जी से इस बारे में बात कर ली थी और उन्हें भी कोई परेशानी नहीं थी। इसलिए वो साकेत और गौरी को बुलाने के लिए बोलती है, तो वो वहां से गौरी के रूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर में गौरी वहां आती है तो सुनीता जी उसे शिवांश के साथ जाने के लिए बोलती है। गौरी एक नज़र शिवांश को देखती है जो फोन पर मयंक को सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा था। अब भाई उसकी जान, उसकी मोहब्बत उसके साथ जाने वाली थी, तो सिक्योरिटी का इंतजाम तो बंदे को देखना ही था। वैसे भी उसके बहुत से दुश्मन थे जो सिर्फ मौके की तलाश में थे कि कब वो उसे अपने रास्ते से हटाए, पर उसे नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं था। शिवांश अगर अकेला होता तो उसे कोई परेशानी नहीं थी अकेले जाने में भी, पर आज उसके साथ उसकी गौरी जाने वाली थी, इसलिए वो कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता था। दोनों बाहर आए और गाड़ी में बैठ गए। उनकी गाड़ी के आगे पीछे 10 गाड़ियां थी जो गार्ड्स की थी। गौरी सब देख रही थी, उसे इन सब की आदत नहीं थी, पर वो कुछ नहीं बोलती। सब गाड़ियां आगे बढ़ती है और राजस्थान की सड़कों पर दौड़ने लगती है। गौरी चुपचाप खिड़की के बाहर के नज़ारे देख रही थी। वही शिवांश कहने को तो अपने फ़ोन में लगा हुआ था, पर उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने फ़ोन में था। तभी एक जोर का झटका लगता है और गौरी आगे सीट से लगने वाली होती है, पर शिवांश पहले ही उसे पकड़कर खींच लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है। उनकी गाड़ी गोल गोल घूमने लगती है। ड्राइवर गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लगभग 3-4 चक्कर
काट कर गाड़ी रुकती है। तभी शिवांश ड्राइवर को देख जोर से चिल्लाता है, गाड़ी चलानी भूल गए हो क्या? अगर नहीं चलानी आती तो कल से घर पर बैठना। उसकी बात सुनकर ड्राइवर डर जाता है और धीरे से बोलता है, बॉस, वो दूसरी गाड़ी ने जानबूझकर टक्कर मारी। उसकी बात सुनकर शिवांश शांत हो जाता है और अपनी बाहों में छिपी गौरी को देखता है, जो बहुत ज्यादा डर गई थी। और शिवांश की गुस्से भरी आवाज को सुनकर तो उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। उसका पूरा शरीर डर की वजह से कांप रहा था, जिसे महसूस कर शिवांश उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करवाते हुए बोलता है, शांत हो जाइए गौरी, कुछ नहीं हुआ है, देखिए सब ठीक है। उसकी बात सुनकर गौरी उसके सीने से चेहरा निकाल उसकी तरफ देखती है, पर उसका चेहरा देख शिवांश को अपने सीने में एक दर्द होता है, क्योंकि गौरी का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसका शरीर अभी भी डर की वजह से हल्का हल्का कांप रहा था। शिवांश उसे कुछ बोलने को होता है, पर तभी मयंक, जो पीछे वाली गाड़ी में था, वो गाड़ी का डोर नॉक करता है, जिसे सुनकर शिवांश अपनी आंखें बंद कर खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है। शिवांश गाड़ी से बाहर निकलने को होता है, पर गौरी उसे नहीं छोड़ती, बल्कि उसकी शर्ट को और कसकर पकड़ लेती है। शिवांश गौरी की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। यह देख शिवांश आंखें बंद कर खुद को शांत करता है और फिर गौरी के गाल पर हाथ रख प्यार से बोलता है, शांत हो जाइए जान, मैं यही हूँ। शिवांश के मुंह से अपने लिए जान सुनकर गौरी को अच्छा लगता है, पर वो फिर भी शिवांश को नहीं छोड़ती। शिवांश ऐसे ही उसे बाहों में भरे अपनी तरफ का दरवाजा खोलता है और मयंक को देखता है। मयंक उसे देख जल्दी से बोलता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो आगे कुछ बोलने वाला होता है, पर उससे पहले ही शिवांश उसे इशारे से चुप रहने के लिए बोलता है। तभी मयंक का ध्यान गौरी पर जाता है, जो किसी खरगोश की तरह शिवांश के सीने से चिपकी हुई थी। मयंक उन्हें पिछली गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है, क्योंकि यह वाली गाड़ी तो टक्कर लगने की वजह से डैमेज हो गई थी। शिवांश गौरी को लेकर अपनी गाड़ी से बाहर आता है और दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। उसके गार्ड्स ये दोनों को कवर कर रखा था। शिवांश गौरी को लेकर दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है। मयंक और सभी गाइड भी गाड़ियों में बैठ चुके थे। सभी गाड़ियां वहां से चल पड़ती है। शिवांश गौरी की तरफ देखता है, जो अभी भी डरी हुई थी। उसने शिवांश का एक हाथ अभी पकड़ रखा था। शिवांश उसकी सिचुएशन समझ रहा था। उसके लिए यह सब कुछ पहली बार और डराने वाला था। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपनी बाहों में भर लिया। गौरी ने भी उससे दूर होने की कोशिश नहीं की। वो डरी हुई थी और शिवांश की बाहों में उसे सुकून मिल रहा था, इसलिए वो उसके सीने से लगी उसकी बाहों में बैठी रही। मयंक, जो शिवांश की गाड़ी में ही बैठा था, उसने पीछे घूम गौरी को देखा, जो डरी हुई थी। फिर उसने शिवांश की तरफ देखा, जो गौरी के बालों को सहलाते हुए उसे शांत करवा रहा था। तभी शिवांश ने मयंक को कुछ इशारा किया, जिसे समझ उसने हाँ में गर्दन हिलाई और ड्राइवर को कुछ बोला। लगभग 40 मिनट बाद उनकी गाड़ी एक घर के आगे रुकी। गार्ड ने गेट खोला तो गाड़ी अंदर चली गई। गाड़ी के रुकते ही ड्राइवर और मयंक गाड़ी से बाहर चले गए। शिवांश ने गौरी की तरफ देखा, जो अभी भी उसके सीने से लगी बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी। शिवांश का बिल्कुल मन नहीं था उसे खुद से दूर करने का, पर फिर भी उसने धीरे से गौरी को पुकारा, गौरी। उसकी आवाज सुनकर गौरी ने उनकी तरफ देखा तो नजरें सीधा शिवांश की नजरों से जा मिली। कुछ देर दोनों यूं ही एक दूसरे की नजरों में उलझे रहे। तभी गौरी को एहसास हुआ कि वो शिवांश के कितने करीब है। यह देख वो जल्दी से उससे दूर हो गई। उसका यूं दूर होना शिवांश को अच्छा नहीं लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और गाड़ी से बाहर आ गया। उसने गौरी की साइड का दरवाजा खोला और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसे बाहर आने के लिए कहा। गौरी ने धीरे से उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और गाड़ी से बाहर आ गई। गाड़ी से उतर गौरी सामने देखती है तो एक पल को वो हैरान हो जाती है
क्योंकि सामने बहुत ही खूबसूरत घर था जो पूरा कांच का बना हुआ था और उसके सामने बहुत ही बड़ा गार्डन था जिसमें तरह तरह के फूल और पेड़ पौधे लगे हुए थे। पर यहाँ तक उसे पता था वो लोग मॉल जाने वाले थे, फिर यहाँ क्यों? वो सवालिया नज़रों से शिवांश की तरफ देखती है जो मयंक के साथ कुछ बात कर रहा था, पर उसका ध्यान गौरी की तरफ ही था। मयंक से बात कर शिवांश गौरी के पास आता है और उसे अंदर चलने के लिए कहता है। गौरी अभी भी उसे कन्फ्यूजन से देख रही थी, पर वो कुछ बोलती नहीं और चुपचाप उसके पीछे अंदर आ जाती है। घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। दरअसल यह शिवांश का फार्म हाउस था जो उसने खुद के लिए बनवाया था। शिवांश गौरी को वहीं रखे सोफे पर बिठाता है। वो कुछ बोलने वाला होता है कि तभी उस फार्म हाउस का केयर टेकर, जिसका नाम रामू काका था, वहां आ जाता है और शिवांश को देख सिर झुकाकर बोलता है, कुंवर साहब, आप पहले बता देते कि आप आने वाले हैं तो हम सब तैयारियां करवा देते। उनकी बात सुनकर शिवांश उन्हें देखते हुए बोला, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम बस कुछ देर के लिए यहाँ हैं, फिर हम चले जाएंगे। आप अपना काम कीजिए, बस 2 कॉफ़ी हमारे रूम में पहुँचा देना। रामू काका जी कुंवर शाह बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। गौरी अभी भी शिवांश की तरफ ही देख रही थी। वो उससे पूछना चाहती थी कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं, पर शिवांश को देख वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वही शिवांश समझ रहा था कि उसके मन में बहुत से सवाल हैं। वो भी उससे बताना चाहता था, इसलिए वो उसे ऊपर कमरे में चलने के लिए बोलता है। क्या हम ऊपर चलकर बात करें? मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सवाल होंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर आप पहले थोड़ा फ्रेश हो लीजिए। यह बोलकर वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। वहीं गौरी भी गर्दन झुकाए उसके पीछे चली जाती है। अनुभव जी और प्रदीप जी बैठकर बातें कर रहे थे। कल सुबह गणेश पूजा और उसके बाद शिवांश और गौरी की हल्दी और मेहंदी की रस्म थी। उसके अगले दिन शादी। संगीत के लिए शिवांश ने मना कर दिया क्योंकि सिर्फ परिवार के सदस्य थे, बाकी किसी को बुलाया नहीं गया था। प्रदीप जी अनुभव जी से बातें कर रहे थे जब उनका फ़ोन बजा। फ़ोन उसके पर्सनल असिस्टेंट का था। उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और उससे बात करने लगे, पर सामने से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और तेज आवाज में बोले, कुंवर कहाँ है? सामने से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, हमें जल्द से जल्द पता कर यहाँ बताइए कि इन सब के पीछे कौन था। कुछ और बातें करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। अंजना जी और बाकी सब जो उनकी तेज आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए थे। अंजना जी ने उन्हें देखा जो किसी गहरी सोच में थे और बोली, सुनिए क्या हुआ है? आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? प्रदीप जी ने गहरी सांस ली और अपने सामने रखा पानी का गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया और फिर अंजना जी को देखकर बोले, कुंवर पर हमला हुआ है। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए। अंजना जी घबराते हुए बोली, कुंवर कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हमें उनसे मिलना है। हमारा बच्चा कहाँ है? प्रदीप जी ने उन्हें अपने पास चेयर पर बिठाया और उन्हें शांत करवाते हुए बोले, शांत हो जाइए अंजना, कुंवर बिल्कुल ठीक हैं और आप शायद भूल रही हैं, हमारे कुंवर शेर हैं, शेर। उनके ऊपर स्वयं महादेव का आशीर्वाद है, कोई भी उनका बाल तक बांका नहीं कर सकता। फिर भी हमें एक बार उन्हें देखना है, उनसे बात करना है। प्रदीप जी ने हामी गर्दन हिलाई और अपने फ़ोन से शिवांश को फ़ोन मिला दिया। 2-3 रिंग के बाद शिवांश ने फ़ोन उठाया और बोला, जी पापा बोलिए। पर तभी सामने से अंजना जी की आवाज़ आई जो उससे पूछ रही थी, कुंवर कहाँ हैं आप बेटा? जल्दी से अपनी माँ के पास आ जाइए, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। शिवांश ने जब अपनी माँ की ऐसी रोते हुए आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कभी भी अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकता था। उसके हाथों की मुट्ठियाँ कस चुकी थी, पर उसने खुद को शांत किया और अपनी माँ से बोला, माँ हम ठीक हैं और जल्दी वहाँ आ रहे थे।
प्लीज आप रोना बंद कीजिए। अंजना जी ने उसकी बात सुनी तो थोड़ी शांत हुई। तभी उसकी नज़र सुनीता जी पर गई, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो उन्हें ही देख रही थी। तभी अंजना जी को याद आया कि गौरी भी शिवांश के साथ है, इसलिए वो जल्दी से बोली, बेटा गौरी बिटिया कहाँ है? वो ठीक तो है ना? गौरी का नाम सुनकर शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने गौरी का मासूम चेहरा घूमने लगा। वो बंद आंखों से गौरी को याद करते हुए शिद्दत से बोला, माँ गौरी ठीक है और हमारे रहते उन्हें कुछ नहीं होगा। हम होने ही नहीं देंगे। जिस किसी ने भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तबाह कर देंगे हम उन्हें। इस समय उसकी आंखों में एक जुनून, एक दीवानगी झलक रही थी जो यकीनन गौरी के लिए था। वहीं दूसरी रूम में गौरी इन सब से बेखबर कि कोई उसे दीवानों की तरह शिद्दत से चाहने लगा है, जिसका वो सुकून और जुनून दोनों बन गई है। वो फ्रेश होकर बाहर आई और बेड पर बैठ गई। तभी उसके रूम का दरवाजा नॉक हुआ। गौरी ने दरवाजा खोला तो सामने एक सर्वेंट सर झुकाए खड़ा था। वो बिना गौरी की तरफ देखे बोला, बहू रानी सा कुंवर शाह आपको नीचे बुला रहे हैं। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से नीचे की तरफ चली गई। यहाँ शिवान सोफे पर किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। गौरी उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। शिवांश उसे बैठने का इशारा करता है तो वो उससे कुछ दूरी बनाकर सोफे पर बैठ जाती है। उसके बैठते ही शिवांश धीरे से उसके पास खिसकता है और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे देखते हुए बोलता है, जानता हूँ आज जो भी हुआ उसे कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल होंगे और डर भी होगा, पर हम बस इतना कहेंगे कि हम आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे, हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। आपको कुछ होना तो दूर, आपको एक खरोच तक नहीं आने देंगे। हमारी शादी हो रही है, आप हमारी जीवन संगनी बनने वाली हैं, हमारी अर्धांगिनी। हम वादा करते हैं हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। यह बोल गौरी को देखने लगता है, जो सिर झुकाकर बैठी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। शिवांश की बातें सुनकर गौरी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, हमें आप भी सही सलामत चाहिए। एक औरत का सौभाग्य और उसका मान सम्मान उसके सिंदूर से होता है, जो आप हमारी मांग में अपने नाम का भरेंगे। इसलिए हमें हमारा सिंदूर भी सही सलामत चाहिए। हमारी सगाई हो चुकी है और 2 दिन में शादी भी हो जाएगी, पर हम आपको तभी से आपको अपना पति मान लिया था जब आपने अपने नाम की अंगूठी हमारी उंगली में पहनाई थी। इसलिए हमें हमारे साथ साथ हमारे पति भी सही सलामत चाहिए। यह बोल वो शिवांश की तरफ देखने लगती है। वही शिवांश भी एक टक से उसे देख रहा था। उसकी बातें सुनकर शिवांश के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वो अपने सामने बैठी उस लड़की को देख रहा जिससे उसकी शादी होने वाली थी, पर यह लड़की अभी से ही उसे अपना पति मान लिया था और उसकी सलामती के लिए उससे ही बोल रही थी। शिवांश को उस पर टूटकर प्यार आ रहा था। बेशक उसे उससे पहले ही मोहब्बत हो गई थी, पर आज उसे गौरी से इश्क हुआ था, बेपनाह इंतहा जुनूनी इश्क। जब वो इस लड़की के लिए कुछ भी कर गुजरेगा, पर इस लड़की को कभी एक खरोच तक आने नहीं देगा और उसकी खुशी के लिए खुद को भी सुरक्षित रखेगा। कुछ पल उसे अपनी जुनूनी नजरों से देखने के बाद शिवांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, वादा करते हैं खुद को हमेशा सुरक्षित रखेंगे, आपके लिए कभी खुद को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें आपके साथ अपनी यह पूरी जिंदगी बितानी है। आपके साथ इस जिंदगी के हसीन लम्हों को जीना है, इसलिए खुद को और आपको हम कभी कुछ नहीं होने देंगे। गौरी ने कुछ नहीं कहा, पर शिवांश के ऐसे लगे गले लगाने से उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसे बहुत ही अलग एहसास हो रहे थे, जो बुरे तो बिल्कुल भी नहीं थे। उसे यह एहसास अच्छे लग रहे थे, जिन्हें महसूस कर उनके मन में एक मीठी सी गुदगुदी हो रही थी। उसने भी धीरे से अपने हाथ उठाकर शिवांश की पीठ पर रख दिए, जिसे महसूस कर शिवांश ने उसे और मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ होटल में सब लोग हैरान होकर फोन की तरफ देख रहे थे, क्योंकि अंजना जी ने फोन स्पीकर पर कर रखा था ताकि गौरी के बारे में
उसकी माँ, पापा और उसका भाई साकेत भी सुन सके। पर शिवांश की इतनी जुनूनी बातें सुनकर सब लोग हैरान थे। पर प्रदीप जी के चेहरे पर शिवांश की बातें सुनकर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उन्होंने अंजना जी के हाथ से अपना फोन लिया और उसे अपनी पॉकेट में रखते हुए बोले, चलिए कल की तैयारियां करते हैं। अनुभव जी और सुनीता जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और कल की गणेश पूजा की तैयारियां देखने लगे। वैसे तो सभी काम सर्वेंट करने वाले थे, पर फिर भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो सुनीता जी को करनी थी। वहीं अंजना जी अभी भी प्रदीप जी की तरफ देख रही थी, जो मुस्कुरा रहे थे। अंजना जी की नजरें खुद पर महसूस कर प्रदीप जी शरारत से उनकी तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ बीबी जी? क्या हम इतने अच्छे लग रहे हैं कि आप हमें ऐसे बिना पलके झपकाए देखे जा रही हैं? यह बोल वो शरारत से मुस्कुरा दिए। उनकी बात सुनकर अंजना जी हड़बड़ा गई और इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं जी, ऐसी बात नहीं है प्रदीप जी, इसका मतलब हम अच्छे नहीं लग रहे आपको? उनकी बात सुनकर अंजना जी जल्दी से बोली, हमें ऐसा तो नहीं कहा। यह बोल वो झेप गई। उनकी हालत देख प्रदीप जी मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा चलिए बताइए अब क्या सोच रही हैं आप? अंजना जी ने उनकी तरफ देखा और बोली, आपने देखा ना शिवांश कैसे बातें कर रहे थे? आज हमें उनकी बातें कुछ अलग सी लगी। वो ऐसे तो कभी बात नहीं करते, फिर आज? उनकी बात सुनकर प्रदीप जी बोले, हम वो इसलिए क्योंकि आपके बेटे को मोहब्बत हो गई है गौरी बिटिया से। हमने उनकी आंखों में गौरी बिटिया के लिए बहुत से जज्बात देखे हैं। भले ही वो कुछ कहते नहीं, पर हम भी उनके बाप हैं, इसलिए दावे के साथ कह सकते हैं कि वो पहले से ही गौरी बिटिया को जानते हैं। उनकी बात सुनकर अंजना जी हैरानी से बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कुछ दिन पहले ही इंडिया आए हैं, फिर वो गौरी को कैसे जानते हैं? और अगर वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो उन्होंने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, अगर वो दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना। वैसे हम तो बस अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। अगर शिवांश गौरी के साथ शादी करने से खुश है तो अपने बेटे की खुशी में हम भी खुश हैं। अंजना जी ने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए थे। ऐसा नहीं था कि वो लव मैरिज के अगेंस्ट थी, पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि शिवांश ने उनसे यह बात छुपाई है। और तो और गौरी और उसके परिवार वालों ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया, इसलिए उन्हें यह बात बुरी लगी। पर ऐसा नहीं था, उन्होंने तो पता ही था कि गौरी या उसका परिवार तो शिवांश को जानता तक नहीं था। वो उनका बेटा था जो एक नज़र गौरी को देखते ही उसकी मोहब्बत में पड़ गया था। हाँ, यह बात उसे समझ लेट आई थी, पर उसे अपनी मोहब्बत का एहसास हो गया था, जिसके लिए अब वो कुछ भी कर सकता था और किसी भी हद तक जा सकता था। शाम का समय गौरी और शिवांश होटल पहुंचे और अंदर चले गए। प्रदीप जी को एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए वो सीएम ऑफिस गए हुए थे। साकेत की भी एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए वो भी अपने कमरे में था। अनुभव जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अंजना जी और सुनीता जी वहीं हॉल में बैठी कल की तैयारियों को लेकर कुछ बातें कर रही थी। तभी सुनीता जी की नज़र दरवाजे पर गई। यहाँ से गौरी और शिवांश आ रहे थे। उन्होंने उस तरफ देखा और बोली, बच्चे आ गए। उनकी बात सुनकर अंजना जी ने भी उस तरफ देखा। यहाँ गौरी और शिवांश चले आ रहे थे। शिवांश ने गौरी का हाथ पकड़ रखा था। यह देख अंजना जी को यह लगा कि जो प्रदीप जी ने कहा वो सच है। मतलब शिवांश और गौरी दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, वरना तो वो अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उनका बेटा कभी किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं, हाथ पकड़ना तो दूर की बात है। पर तभी उनके मन में ख्याल आया कि अब उन दोनों की शादी होने वाली है, दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, इसलिए एक दूसरे के करीब तो जाना ही होगा। पर फिर उन्होंने खुद को डांटा और बोला कि अगर शिवांश गौरी को पहले से नहीं जानता होता तो वो कभी भी उसे इतनी जल्दी अपने करीब नहीं आने देता, चाहे वो उसकी पत्नी ही बनने वाली हो। अब तो
उन्हें यकीन हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि गौरी नहीं, उनका बेटा गौरी को पहले से जानता है। जानता भी नहीं, उसने सिर्फ गौरी को देखा था और उसकी मोहब्बत में पड़ गया था, और अब तो उसे उससे जुनूनी मोहब्बत, जुनूनी इश्क हो चुका है, जिसमें वो सारी हदें पार करेगा। अंजना जी गौरी को ही देख रही थी। उसके मन में यह ख्याल आ रहे थे कि इस लड़की ने हमसे झूठ बोला। अगर यह पहले से शिवांश को जानती थी तो उन्हें बता सकती थी, वो कौन सा उनकी शादी को मना कर देते। उनके मन में गौरी की इमेज एक झूठी लड़की की बन गई थी। वो गौरी को ही घूर रही थी। शिवांश ने उनकी तरफ देखा तो उन्हें गौरी की तरफ देख ऐसे देखते वो कंफ्यूज हो गया, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके पास आ गया। अंजना जी ने उसे देखा, उसके चेहरे को छूते हुए बोली, आप ठीक है ना बेटा? शिवांश ने उनके हाथों को अपने हाथ में लिया और बोला, हम ठीक हैं माँ, आप परेशान मत होइए। तभी सुनीता जी भी उसके पास आते हुए बोली, जमाई सा, आप ठीक हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं? शिवांश ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हम ठीक हैं, आप परेशान मत होइए। सुनीता जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवांश अंजना जी को बोलकर अपने कमरे में चला गया, क्योंकि उसे अभी इस हमले के बारे में मयंक से पता करना था। सुनीता जी ने गौरी को भी उसके कमरे में आराम करने भेज दिया। शादी का लहंगा और ज्वेलरी जो अंजना जी ने शिवांश को लाने के लिए बोला था, वो उसने अपने फार्म हाउस पर ही मंगवा लिया था। वहीं पर गौरी ने अपना लहंगा भी सिलेक्ट कर लिया था, जो अल्टर होकर कलर सुबह तक होटल पहुंच जाने वाला था, और ज्वेलरी एक सर्वेंट अंजना जी के रूम में रख चुका था। ऐसे ही आज का दिन निकल गया। अगली सुबह सुबह गणेश पूजा थी। गौरी ने सिंपल सी प्लेन गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई और शिवांश ने कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। वहीं गार्डन में ही पूजा का इंतजाम किया गया था। यह पूजा शिवांश और गौरी दोनों साथ में ही करने वाले थे। पंडित जी के कहने पर दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और पूजा शुरू हो गई। लगभग 1 घंटे बाद पूजा खत्म हुई। दोनों ने साथ में पहले पंडित जी और फिर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। गणेश पूजा के बाद शिवांश और गौरी अपने अपने कमरे में चले गए, क्योंकि इसके बाद उन दोनों की हल्दी थी और बाकी सब हल्दी की तैयारियां करने लगे। लगभग 1 घंटे बाद दोनों को गार्डन में लाया गया। यहाँ पर 2 पाटे रखे गए थे, दोनों को उस पर बिठाया गया। शिवांश ने सफ़ेद धोती पहनी हुई थी और कंधे पर सफ़ेद कपड़ा लिया हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर गौरी को देख उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। मन में अलग अलग अरमान जाग रहे थे, पर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो शिवांश सूर्यवंशी था। मन के भावों को कंट्रोल करना उसे अच्छे से आता था। बिना किसी भाव के वो बैठा रहा। सुनीता जी ने गौरी को शिवांश के बगल में बिठाया। गौरी ने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो एक दम ताजा खिला हुआ फूल लग रही थी। माथे पर छोटी सी काली बिंदी, गले में एक नेकलेस, एक हाथ में कंगन, बिना मेकअप के सिंपल लुक में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। सबसे पहले अंजना जी और प्रदीप जी ने शिवांश को हल्दी लगाई, फिर दादी ने भी शिवांश को हल्दी लगाई। सुनीता जी और अनुभव जी के बाद मयंक ने भी शिवांश को हल्दी लगाई। हल्दी लगाई क्या, उसे पूरा हल्दी से नहला ही दिया। शिवांश ने उसे घूर कर देखा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। साकेत ने भी शिवांश को हल्दी लगाई। उसके बाद शिवांश की उतरी हुई हल्दी पहले सुनीता जी और अनुभव जी ने गौरी को लगाई। उसके बाद प्रदीप जी और अंजना जी के साथ दादी ने भी गौरी को हल्दी लगाई। मयंक के बाद साकेत ने अपनी बहन को हल्दी लगाई। जैसे मयंक ने शिवांश को हल्दी से भर दिया था, वैसे ही साकेत ने गौरी को हल्दी से भर दिया। यह देख गौरी ने अपना मुंह बना लिया और अपने पापा को देखने लगी। अनुभव जी ने साकेत की तरफ देखा और बोले, साकेत, क्यों परेशान कर रहे हैं हमारी लाडो को? साकेत ने कुछ नहीं कहा, बस मुंह बनाते हुए गौरी के पास से खड़ा हो गया। उसे देख गौरी मुस्कुरा दी, जैसे कह रही हो कि मेरे पापा के होते आप मुझे परेशान नहीं कर सकते। उसकी इस हरकत को देख शिवांश के चेहरे पर भी
छोटी सी मुस्कान आ गई जो बहुत ही दिलकश थी, पर उसने जल्दी से ही उस मुस्कान को छुपा लिया। उसके बाद दोनों को नहाने के लिए कमरों में भेज दिया गया ताकि दोनों नहाकर लंच कर थोड़ी देर रेस्ट कर सकें, क्योंकि शाम को मेहंदी का प्रोग्राम था। देखते ही देखते मेहंदी का प्रोग्राम भी खत्म हो गया। अब कल शादी थी, जिससे सोच सोच कर ही शिवांश और गौरी की धड़कनें बढ़ी हुई थी। शिवांश खुश था क्योंकि उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए उसकी बनने वाली थी। वहीं गौरी ने रिश्ते के बारे में सोच रही थी, जिसे सोचकर उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते सो गए। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा घर, बिल्कुल महल की तरह, हाँ, पर सूर्यवंशी महल से छोटा। एक लड़की, जिसने घुटनों तक का वन पीस पहना हुआ था, वो सामने सोफे पर बैठी औरत को देखते हुए बोली, लड़की, काकीसा, आपने कहा था कि जब शिवांश अमेरिका से वापस आएंगे तो आप हमारी शादी की बात उनसे करेंगे। अब तो उन्हें आए हुए कितने दिन हो गए, तो आप यह बोल उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वहीं उसके सामने बैठी औरत उसे देखते हुए बोली, महिमा, हमने कहा है ना कि आपकी शादी शिवांश से होगी, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। हम जल्द ही भाई साहब से आपके और शिवांश के रिश्ते की बात करेंगे और जल्द से जल्द आप दोनों की शादी करवाने के लिए बोलेंगे। उस औरत की बात सुनकर वो लड़की, जिसका नाम महिमा था, वो खुश हो गई और चहकते हुए बोली, शुक्रिया काकी सा, हम वादा करते हैं हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। यह बोल वो चहकते हुए वहां से चली गई। वहीं वो औरत उसे जाते देख अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लेकर खुद से बोली, हम आपके जरिए ही तो हम वो सब हासिल करेंगे जिस पर सिर्फ हमारा हक है। राजस्थान की गद्दी हमारे बेटे को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो शिवांश से बड़े हैं, पर मासा ने उस गद्दी का वारिस शिवांश को बना दिया। पर अब हम उस गद्दी को उनसे छीन कर रहेंगे, पर उससे पहले आपकी शादी उनसे करवानी होगी। यह बोल वो मुस्कुराने लगी, पर उनकी मुस्कुराहट कहीं से भी अच्छी तो नहीं थी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। यह है माधुरी राजवंशी। यह शिवांश की बुआ और प्रदीप जी की इकलौती बहन है। इनकी शादी राजवंशी परिवार के बड़े बेटे राजवीर राजवंशी जी से हुई है। राजवीर जी भी राजनीति में हैं। वो भी सीएम बनना चाहते हैं, पर प्रदीप जी की वजह से कभी बन नहीं पाए, क्योंकि प्रदीप जी एक सच्चे और ईमानदार सीएम हैं और हर समय लोगों की भलाई के काम करते हैं। वो अपनी जनता को अपने बच्चों जैसा मानते हैं, इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। वहीं राजवीर जी एक भ्रष्ट नेता, इन्हें खुद के अलावा किसी की नहीं पड़ी, इसलिए यह आज तक कभी सीएम नहीं बन पाए। इनका और माधुरी जी का एक बेटा है, अभिजीत राजवंशी, जिसके बारे में आगे जानेंगे। अभिजीत राजवंशी शिवांश से 1 साल बड़ा है, इसलिए माधुरी जी को लगता है कि बड़ा होने की वजह से अभिजीत का हक था राजस्थान के हुक्मशाह की गद्दी पर बैठने का। पर जयप्रकाश जी शिवांश की दादाजी ने वो गद्दी अपने पोते जानी के शिवांश के नाम की और उसे उस गद्दी का वारिस बना दिया। इसलिए माधुरी जी तब से अपने मन में शिवांश के लिए नफरत पाले बैठी है। पर शिवांश के रुतबे और उसके स्टेटस को देख यह कभी भी उसे कुछ बोल नहीं पाई। पर शिवांश और प्रदीप जी दोनों ही इनकी नफरत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अब यह शिवांश की शादी अपने देवरानी की बेटी महिमा से करवाकर उस गद्दी को अपने नाम करवाना चाहती हैं। पर इन्हें क्या पता, जिसकी शादी के यह सपने देख रही हैं, वो तो पहले ही अपनी गौरी अपनी मोहब्बत से शादी कर हमेशा के लिए उसका हो रहा है। अगले दिन आज शिवांश और गौरी की शादी थी। सुबह से ही सब तैयारियां में लगे हुए थे। पूरे होटल को अच्छे तरीके से सजाया गया था। बाहर गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत मंडप सजाया गया था। यहाँ दोनों की शादी होने वाली थी। गौरी के कमरे में एक पार्लर वाली उसे तैयार कर रही थी। यह राजस्थान की सबसे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट थी। हालांकि हमारी गौरी को किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे ही बहुत खूबसूरत दिखती थी।
पर शिवांश ने अपनी गौरी को तैयार करने के लिए बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया था। कुछ देर में गौरी तैयार हो गई। तभी अंजना जी गौरी के कमरे में आई और कुछ देर के लिए सबको बाहर भेज दिया। उनकी बात सुनकर सब वहां से चले गए। गौरी उन्हें देख ही रही थी। तभी अंजना जी उसके पास आई और उसके गले में पहने हार को ठीक करते हुए बोली, वैसे कैसे किया आपने यह? गौरी को उनकी बात समझ नहीं आई। वो उनकी तरफ नासमझी से देखने लगी तो अंजना जी एक बार फिर बोली, हमारे कुंवर जो कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, कैसे आपने उन्हें अपने जाल में फंसाया? यहाँ तक कि हमारे पति जो जल्दी किसी की तारीफ नहीं करते, आपकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते, कैसे किया है आपने यह? उनकी बात सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंजना जी जो कुछ समय में उसकी सास बनने वाली हैं, वो उससे ऐसे क्यों बात कर रही हैं। गौरी की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए। अंजना जी ने उसे देखा और बोली, हम जानते हैं आपको हमारी बातें बुरी लगी होंगी, पर हम यह भी जानते हैं कि आप और शिवांश एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अगर आप हमें यह बात बता देती तो हम कौन सा आपकी शादी शिवांश से नहीं करवाते, बल्कि हम तो खुशी खुशी आप दोनों की शादी करवाते। पर आपने हमसे सच छुपाया। सिर्फ इससे ही यह सच छुपाया है या फिर अपने घर वालों से भी यह बात छुपाई है आपने? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर वाले भी यह बात जानते हैं और उन्होंने भी हमसे झूठ बोला है? गौरी जो अब तक चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रही थी, पर जब बात उसके घर वालों पर आई तो उसने बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, बस आंटी, आप हमसे बड़ी हैं और हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोले, क्योंकि हमें लग रहा था कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। पर प्लीज हमारे माँ बाप को बीच में मत लाइए। हम उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। और रही बात इस शादी की, तो वो आप लोग थे जो हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे। हम तो आप में से किसी को जानते तक नहीं थे। और रही बात आपके बेटी की, तो ना हमने उन्हें पहले कभी देखा था और ना ही उनसे पहले कभी मिले थे। फिर भी अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं, तो आप बेशक यह शादी तोड़ सकती हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। यह बोल गौरी ने अपने हाथ जोड़ दिए। वही अंजना जी उसे ही देख रही थी। तभी पीछे से एक सख्त और रौबदार आवाज आई जो शिवांश की थी। यह आप कैसी बात कर रही हैं माँ से? शिवांश जो तैयार होकर बाहर जा रहा था, क्योंकि मुहूर्त का समय हो रहा था, उसने जब उस मेकअप आर्टिस्ट के साथ कुछ लड़कियों को कमरे से बाहर खड़े देखा तो उसने पूछा कि वो बाहर क्या कर रही हैं। तो उन्होंने बताया कि आपकी माँ आशा ने उन्हें रूम से बाहर भेजा, क्योंकि उन्हें गौरी से कुछ बात करनी थी। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से जाने लगा। जब उसके कानों में गौरी की बातें सुनाई दी, इसलिए वो अंदर चला आया। अंजना जी ने शिवांश की तरफ देखा और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो इस समय नीचे होना चाहिए, फिर आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवांश ने अंजना जी की बात को अनसुना किया और गौरी की तरफ देखते हुए बोला, वो सब छोड़िए, पहले आप यह बताइए आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप दोनों में क्या बातें हो रही थी? शिवांश बोल तो अंजना जी से रहा था, पर उसका पूरा ध्यान गौरी पर था, जिसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी। अंजना जी ने गौरी की तरफ देखा और फिर शिवांश को देखकर बोली, कुछ नहीं, हम तो बस गौरी बिटिया से बात करने आए थे। शिवांश का ध्यान गौरी पर ही था, जिसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। वो यही सोच रहा था कि उसकी माँ ने गौरी से ऐसा क्या कह दिया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं उसने आते समय गौरी के मुंह से यह सुन लिया था, जब वो अंजना जी को शादी तोड़ने के लिए कह रही थी। शिवांश गौरी से कुछ कहने को हुआ, पर तभी दरवाजे पर मयंक की आवाज जो शिवांश को नीचे बुलाने आया, क्योंकि पंडित जी उसे वर पूजा के लिए बुला रहे थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।